हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम को 5 बजे की आपकी क्लास चल रही है ऑलरेडी रेगुलर बेस पे, जिसमें हम देखते हैं 3 सब्जेक्ट जीके, जीएस और एसएसटी, तीनों के कंबाइंड क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। और ताकि हमारा कम समय में और बहुत छोटी सी क्लास होती है, ताकि कम टाइम पे आपकी प्रिपरेशन जो है वो निरंतर चलती रहे और थ्योरीज भी आप पढ़ते रहिए। थ्योरी मैंने काफ़ी सारी पढ़ा रखी है, ऑलमोस्ट पढ़ा रखी है, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। एक बार आप थोड़ा सा चेक करेंगे फ्री टाइम पे कभी भी, तो आपको वहाँ पे यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगी। खैर, स्टार्ट करेंगे सेशन। गुड इवनिंग जितने भी लोग ठीक है जुड़ चुके हैं। चलिए ठीक है, तो फिर रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री आपके एसएसटी के सिलेबस में है, मैं बता दूं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर आपका होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज। और अब ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ये तो हो गया कि ये हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। अब इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो और जिसका मेन उद्देश्य था कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ये इसका मेन था। दोनों लेकिन इसके अंतर्गत आते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेलूर, वेल्लौर, वेल्लारी, इनमें से कोई नहीं। समाज सुधार आंदोलन ये आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, आपने सिलेबस ट्रेस किया हो तो। समाज सुधारक जो हैं जितने भी, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है, वेलूर में है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता। कौन सा शब्द जो है जो इस संशोधन में नहीं जोड़ा गया है पर्टिकुलर? चलिए ठीक है, सभी का ऑलमोस्ट जितने भी लोगों ने सी गेस किया है सही है। गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया है, बाकी सारे ऐड किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही वाला बताइएगा, पॉजिटिव वाला। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द मतलब कौन से? ये दोनों, इन्हीं दोनों शब्दों की बात हो रही है। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, अभी हमने ऊपर ही देखा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है जोड़े गए थे। ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है, तो आंसर आप इजीली गेस कर सकते हैं। बिल्कुल यहीं पे वही चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये शब्द जो है 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं कैसे? ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, भूमध्य रेखा के 30 अंश से 60 अंश उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। पछुआ हवाएं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर जो आपका सही होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के 30 से 60 अंश उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती हैं। महासागर की जल धाराओं का एक असर यह होता है कि वे क्या करती हैं? जल को साफ रखती हैं, जल को समान रूप से बांटती हैं, जल को स्थिर रखती हैं, मछलियों को बहा ले जाती हैं। जल धाराओं से प्रश्न आता है, आपके पहले ही सुपर टेट में जल धाराओं से जो है प्रश्न आया था। चलिए देखेंगे उत्तर। यहाँ पे जो सही होता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जल को साफ रखने का काम करती है। ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, क्यूरोशियो क्यूराइल कैलिफोर्निया, क्यूरोशियो गल्फ स्ट्रीम कनारी, गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक ब्राज़ील। यानी कि जिसकी तीनों ही जो धाराएं का नाम लिखा है वो तीनों गर्म समुद्री जलधाराएं। जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं,
ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं। उत्तर यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, पयार, दुआर। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में उसे क्या, दूसरा क्वेश्चन भी क्योंकि वही चीज़ है तो इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बस क्या है कि जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछा उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है जम्मू कश्मीर में उसे मर्ग कहते हैं और इन्हीं मैदानों को उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल एवं पयार। ठीक है, तो ये सही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, बस यहाँ पे प्लेस का डिफरेंस था क्योंकि हर जगह पे एक ही चीज़ को अलग अलग नाम दिया जाता है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, साइंस है क्वेश्चन, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है इसलिए, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, या व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता, वर्क में होता ही नहीं, वर्क पोजीशन पे। सीढ़ी पे जब आप चढ़ रहे हो तो आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, ज़्यादा मेहनत लगती है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो गुरुत्व के, ग्रेविटेशन के विरुद्ध में काम कर रहा होता है। ग्रेविटी जो है वो नीचे खींचती है और इंसान सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो इस वजह से उसको मेहनत ज़्यादा लगती है, ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ला शातेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर परासरण का नियम? कहने का तात्पर्य है कि द्रव्य का ना तो सृजन होता है ना उसका विनाश होता है, बस वो एक कंडीशन से दूसरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन यह है कि उसका न सृजन होता है न विनाश होता है, वही जो जितना है वही उस इन्वायरमेंट पे सर्कुलेट होता रहता है। तो यहाँ पे जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखेंगे, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? एक फ्यूज वायर जो होता है वो आप नॉर्मल कोई अच्छे से यूज़ कर सके, चला सके, इसके लिए उसमें क्या गुण होना चाहिए? मोटा तार उच्च गलनांक की मिश्र धातु और कम लंबाई, मोटा तार निम्न गलनांक की मिश्र धातु अधिक लंबाई, कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार, अधिक लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार। फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए? चलिए देखेंगे उत्तर क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु और पतला तार, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए फ्यूज़ वायर, फ्यूज़ का काम क्या होता है बेसिकली, जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बहुत ज़्यादा अचानक से आता है वो क्या करता है कि उसका वायर ऐसा होना चाहिए कि जो तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर गल जाए या फिर कुल मिला के अलग हो जाए, तभी वो जो है वहाँ से आपकी जो लाइट है वो कट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, कुल मिला के इसका कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि करंट का जो फ्लो है वो बीच में ब्रेक हो जाए इसके थ्रू। और अभी उच्च गलनांक की मिश्र धातु होगी तो फिर दिक्कत होगी, वो ईजिली नहीं डिस्कनेक्ट करेगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 8th क्लास का क्वेश्चन है एंड काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है। एक दिन मैंने और भी बताया हुआ था। इसी के साथ वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स में। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होगा? घनत्व मतलब डेंसिटी। फटाफट से ऑप्शन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली जो है पानी का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉर्मल अवस्था में जो है पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो वो जम जाता है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो वो उबलने लगता है, वो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी, यानी कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में है, जाहिर सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस में होगा तो वो बर्फ़ होगा, जमा हुआ होगा। और उसको आप इतना गर्म करिए कि 100 डिग्री सेल्सियस तक यानी उबलने लगे। इतना गर्म करने पर पानी का घनत्व जो है उसमें क्या परिवर्तन आएंगे ये आपको बताना है। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और फिर बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता जाता है, या तापमान बढ़ने के साथ साथ घनत्व जो है वो घटता जाता है। अच्छा प्रश्न है ये। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है ना, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जाएगा तो कम रहेगा घनत्व उसका, सर्वाधिक क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही पे आप कॉमन सेंस अपनी लगा लीजिए कि 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ेगा, है ना, और आगे जाके 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने तक एकदम हाईएस्ट हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम्स की संख्या होती है कितनी? 23, 24, 46 या 48? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए 23। द्विगुणित पूछा है आपको, पेयर में पूछा है तो पेयर में 23 होती है। पेयर को आप अलग कर दें, यानी कि एक पेयर में 2 हुआ तो इस तरह से फिर 46 हो जाएगी। टोटल अगर बात करते हैं तो गुणसूत्रों की कुल संख्या अगर पूछे तो 46 हो जाएगी, तो इसका डबल हो जाएगा। अभी देखते हैं पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? एक्सो, फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए। ओके तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल्स में पाए जाते हैं एंड फीमेल्स में एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, जो डॉट मतलब जो बेबी होता है न्यू, अगर वो फीमेल होगी मतलब कि वो लड़की होगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है एक्स वाई क्रोमोसोम्स, मतलब कि जो पुरुष होते हैं उनके क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अभी ऊपर मैंने गेस आपको क्लियर कर दिया था। चलिए देखेंगे, 46 हो जाएगा। पेयर में जब पूछा है तो उसका आंसर क्या 23 था, द्विगुणित पूछा था तो, और जब ओवरऑल में पूछा है कि संख्या बस डायरेक्ट पूछा है तो जस्ट उसका डबल 46 हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं जो है उनका जीवन काल क्या होता है, यानी आरबीसी, इनका जीवन काल कितना होता है? 120, 150, 180 या 190 दिन? उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका, बेसिकली उनका जो जीवन काल होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 120 दिन होता है आपका आरबीसी का। और वाइट, सॉरी मतलब वाइट ब्लड जो कॉल प्लस होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल एक्चुअली करीब 12 से 20 दिन होता है, हाईजेस्ट मतलब इतना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत, अस्थि, मज्जा। 7th या 8th क्लास की साइंस में भी है ये शायद। चलिए देखेंगे उत्तर जो यहाँ पे सही हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, वो होता है आपका अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो। तो बोन मैरो में जो है वो बनते हैं आपके आरबीसीज। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थिमज्जा, हृदय? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अभी ऊपर मैंने बताया था, अस्थिमज्जा, बोन मैरो, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, रेड बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर बिलियर्ड्स? कोपा कप।
चलिए देख लेंगे। इसका जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने भी लोग चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है इस वक्त, तो थोड़ा सा आप लोग चेक कर लिया करिए एक बार चैनल पे आके या फिर टेलीग्राम चैनल पे। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक ज़्यादा तो है नहीं, थोड़े बहुत हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या जूडो? सो आंसर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, क्रिकेट से संबंधित है। सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? में नहीं हो रहा, नीली होना चाहिए था यहाँ पे। तो कौन से भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वंडर्स नाम की पुस्तक लिखी है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव या फिर सचिन तेंदुलकर? एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ये तो पता ही होगा, क्रिकेट में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होता है। तो सुनील गावस्कर, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वनडे वंडर्स, और ये बुक इन्होंने लिखी है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और एक चीज़ और कि कुछ रिक्वेस्टेड आती हैं कुछ वीडियोस की कि ये वीडियो बनाने के लिए, वो वीडियो में मतलब जो भी टॉपिक आप लोग बताते हैं तो मैं उस पर वर्क ज़रूर करती हूँ। लेकिन हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि वो मुझे कंटिन्यू रखनी ही है एनी हाउ, तो इस वजह से उसमें थोड़ा टाइम जो है, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उसके नोट्स तैयार करने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दिया करिए एंड सपोर्ट हियर। सो बाय बाय।